हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और हाँ, शेयर भी कर दीजिए ताकि आपको मेरी जो आने वाली और वीडियोस है वो भी मिलती रहे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शंस बताऊंगी। आज की पूरी वीडियो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। जो बैंक से रिलेटेड एंट्रियाँ होती हैं वो कैसे की जाती है व्यापार में, वो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो ये टाइम है, उस टाइम में जो बिज़नेस है ना, उसका स्पेस बहुत बढ़ चुका है। जो है फॉरेन कंट्री तक जो है डीलिंग की जाती है, बहुत बड़ी बड़ी डीलिंग्स होती है। बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स जो हैं डेली के पे किए जाते हैं, रिसीव किए जाते हैं बिज़नेस में। तो इसलिए उसमें बैंक का बहुत इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है। बैंक के थ्रू ये सब पेमेंट्स और जो रिसीव किए जाते हैं वो किए जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी बैंक के थ्रू किस तरीके से जो है व्यापार में ट्रांजैक्शंस होते हैं और उनकी एंट्री किस तरीके से की जाती है। देखिए, बैंकिंग ट्रांजैक्शन करने के लिए एक बिजनेसमैन को या एक व्यापारी को बैंक में एक अकाउंट खोलना होता है। एक अकाउंट जो ओपन करना पड़ता है वो होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट जिसे कि चालू खाता भी कहते हैं। चालू खाता सिर्फ और सिर्फ यही अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें कि कोई लिमिटेशन नहीं होती है। यानी एक ही दिन में एक व्यापारी चाहे जितनी भी संख्या में जो है लेन देन कर सकता है। यानी कि कितनी भी बार अमाउंट को उसमें डिपॉजिट भी करा सकते हैं। और अगर किसी कस्टमर को पेमेंट करना है, अलग अलग कस्टमर्स को डेली पेमेंट करना होता है, तो व्यापारी एक ही दिन में चाहे जितनी बार पेमेंट कर सकता है और जितनी बार रिसीव कर सकता है। इसलिए करंट अकाउंट एक व्यापारी को जो है ओपन कराना बहुत ज़रूरी होता है बैंक में। वैसे तो और भी अकाउंट्स होते हैं, लेकिन ये वाला जो करंट अकाउंट है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बिजनेस में। और बैंक से संबंधित जितनी भी जनरल एंट्रीज की जाती है वो जर्नल में ही की जाती है। बैंक अकाउंट मैंने आपको बताया है, बैंक अकाउंट जो होता है वो एक जो है पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। ये एक व्यक्तिगत खाता है जिसे हम कह सकते हैं बैंक अकाउंट एक कृत्रिम आर्टिफिशियल अकाउंट है। कृत्रिम व्यक्तिगत खाता होता है। आर्टिफिशियल अकाउंट क्यों है? क्योंकि जो लॉ है, कानून की नज़रों में तो यह एक व्यक्ति माना गया है, लेकिन क्या ये एक व्यक्ति की तरह, जैसे कि आप हो मैं हूँ, उसकी तरह होता है? नहीं होता। इसलिए इसे एक कृत्रिम व्यक्ति की तरह माना गया है। और उसका जो नेचर होता है बैंक अकाउंट का, वो होता है आर्टिफिशियल अकाउंट, यानी कि कृत्रिम व्यक्तिगत खाता। बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो किए जाते हैं उसके जो रूल हैं वो वही रूल होंगे जो कि मैंने पहले आपको बताए थे। एक बार रूल्स को हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि इजी रहेगा ट्रांजैक्शन करने में। देखिए, पाने वाले व्यक्ति को डेबिट किया जाता है। पाने वाला व्यक्ति डेबिट, यानी जो रिसीवर होता है वो डेबिट होता है। देने वाला जो गिवर है वो क्रेडिट किया जाता है। मान लीजिए अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसा होता है उसमें बैंक रिसीवर है, पाने वाला है, बैंक में कैश आ रहा है, तो बैंक रिसीवर होने की कंडीशन में बैंक अकाउंट डेबिट होगा। और अगर बैंक देने वाला है, यानी कि मान लीजिए बैंक से कोई कैश जा रहा है अमाउंट, तो अगर बैंक गिवर है तो उस कंडीशन में बैंक को क्रेडिट किया जाएगा। सॉरी, बैंक अगर गिवर है तो क्रेडिट, और बैंक रिसीवर है, रिसीव कर रहा है बैंक, तो क्रेडिट होगा बैंक अकाउंट। यहाँ बैंक अकाउंट का मतलब है करंट अकाउंट से।
यानी कि जब भी बैंक अकाउंट लिखा जाता है किसी ट्रांजैक्शन में तो अंडरस्टूड हो जाना चाहिए कि वो करंट अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि अगर और दूसरे अकाउंट्स जो अगर आते हैं जनरल एंट्री में तो उनका नाम लिखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए फिक्स्ड एसेट होगा तो एंट्री में फिक्स्ड एसेट लिखा जाएगा, या और दूसरे अकाउंट होंगे तो उनका नाम लिखा जाता है। लेकिन एक ये करंट अकाउंट ऐसा अकाउंट है कि उसका नाम नहीं लिख के बैंक अकाउंट यूज़ किया जाता है, तो ये करंट अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए अब हम कुछ ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है बैंक में अकाउंट खोलने पर। जब भी कोई बिजनेसमैन बैंक में अकाउंट ओपन करवाता है अपना, तो उसकी एंट्री वो जर्नल में करेगा और वो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखिए इसमें बैंक में अकाउंट ओपन करवाया है, इसका मतलब है बैंक रिसीवर है, बैंक में हम कैश डिपॉजिट करवा रहे हैं, बैंक के पास पैसा आ रहा है, तो इसमें पाने वाला कौन है? बैंक है, इसलिए बैंक अकाउंट को डेबिट किया जाए एज अ रूल, पाने वाले को डेबिट करो। और हमारे व्यापार से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, हमने हमारे व्यापार से कैश बैंक में डिपॉजिट करवाया है और हमने अकाउंट ओपन करवाया। जब भी अकाउंट ओपन करवाते हैं तो कुछ ना कुछ कैश डिपॉजिट होता है, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट होगा। इसी तरीके से सेकंड, मान लीजिए बैंक से हमारे व्यापार में हमें कैश अमाउंट की ज़रूरत है हमें, तो हम बैंक से कैश हमारा निकलवाएंगे, तो उसकी एंट्री होगी बैंक से व्यापार के लिए राशि या अमाउंट, जो भी राशि निकालने पर, हम बैंक से कुछ अमाउंट निकलवा रहे हैं तो उसकी एंट्री होगी, हमारे व्यापार में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, इसलिए जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट की जाती है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू, व्यापार में जो पैसा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? बैंक से आ रहा है, तो यहाँ बैंक क्या हो गया? गिवर हो गया, यानी देने वाला हो गया। बैंक से पैसा जा रहा है और हमारे पास पैसा आ रहा है, तो गिवर जो देने वाला होता है उसे क्रेडिट किया जाता है, तो टू बैंक अकाउंट। ओके, नेक्स्ट, मान लीजिए हमने पहले एंट्री देखी थी कि हमने माल खरीदा, तो उसकी तो एंट्री होती है परचेज। अगर माल नगद खरीदा है तो परचेज टू कैश, और अगर किसी व्यक्ति से माल खरीदा है तो परचेज टू जो भी उस व्यक्ति का नाम है वो हम लिख देते हैं। लेकिन मान लीजिए हमने माल खरीदा और उसका पेमेंट ना तो कैश में किया है ना उधारी में किया है, हमने चेक से पेमेंट किया, तो फिर क्या एंट्री होगी? माल खरीदा, चेक से भुगतान किया, चेक से पेमेंट उसका किया, इसकी एंट्री होगी माल खरीदा, तो हमारे व्यापार में माल आ रहा है, और जब भी माल से रिलेटेड वर्ड यूज होता है वो होता है परचेज अकाउंट, तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा। देखिए इसकी एंट्री में आपको यहाँ बता देती हूँ, परचेज अकाउंट डेबिट होगा, परचेज अकाउंट डेबिट, ये तो हो गया माल खरीदा। लेकिन उसका पेमेंट किससे किया है? चेक से, चेक से किया, इट मीन्स हमारे व्यापार से कैश नहीं जा रहा है, जो हमारे बैंक में हमने अकाउंट ओपन किया हुआ है उस अकाउंट में से पैसा कम हो रहा है, यानी बैंक से पैसा जा रहा है, तो यहाँ पर गिवर कौन है? बैंक है, देने वाला व्यक्ति बैंक हो गया। हमारा जो बैंक अकाउंट है उससे पैसा जा रहा है, तो हम क्रेडिट करेंगे बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट, मान लीजिए हमें किसी व्यक्ति से हमने जो माल खरीदा है उसको हमें पेमेंट करना है,
और वो पेमेंट हम कैश में नहीं करके जो है चेक के माध्यम से कर रहे हैं। सपोज़ कि राम है, राम से हमने कोई एसेट खरीदी थी या कोई भी माल खरीदा था, अब हमें उसे 10,000 रुपये का पेमेंट करना है। वो पेमेंट हम कर रहे हैं, हमने 10,000 के पेमेंट की बजाय उसे चेक दे दिया कि ये लीजिए 10,000 रुपये का चेक, अब आप हमारे अकाउंट में जाके उसे ले लीजिएगा। तो हमारे पास से कैश तो जा रहा है, लेकिन कहाँ से जा रहा है, हमारे अकाउंट में से कट हो रहा है। तो उसकी एंट्री हम देखते हैं। किसी व्यक्ति, या तो पेमेंट हमें किसी व्यक्ति को करना है या कोई संस्था है या मान लीजिए कोई भी कंपनी है, उसे पेमेंट करना है, तो उसको भुगतान में हमने चेक दिया या भुगतान चेक के द्वारा किया, तो उसकी एंट्री होगी। जिस भी व्यक्ति को या जिस भी संस्था को पेमेंट करना है वो रिसीवर हो गया, वो पाने वाला व्यक्ति है, इसलिए उसे डेबिट किया जाएगा। अभी यहाँ नाम नहीं दिया हुआ है तो हम लिख देंगे पेज अकाउंट। पेज अकाउंट यानी जो भी पाने वाला व्यक्ति है या पाने वाली जो भी संस्था या कंपनी है उसका नाम यहाँ आएगा। डेबिट करेंगे उसे हम टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पेमेंट चेक से हुआ यानी हमारे अकाउंट से पैसा जा रहा है, बैंक जो है यहाँ गिवर है। देखिए जो हमारे व्यापार में कुछ खर्चे भी होते हैं डेली के, जैसे कि रेंट चुकाया या जो है सैलरी देनी है किसी को, और भी खर्चे रहते हैं, इंटरेस्ट देना है, तो वो एक्सपेंसेस अगर हम कैश में पे नहीं करके जिसे भी वो पे करना है रेंट या सैलरी, वो हम उसे भी हम चेक दे देते हैं, तो एंट्री होगी लिख देती हूँ वेतन या सपोज किराया चुकाने के लिए चेक से भुगतान किया। ठीक है, इन दोनों में से एक ही चीज़ मान लेते हैं हम या दोनों की एंट्री देख लेते हैं। वेतन हमने कैश में नहीं चुका रहे हम, वे उसके बदले हम चेक दे रहे हैं, तो उसकी एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट। सैलरी अकाउंट को डेबिट क्यों किया है, क्योंकि सैलरी जो हम दे रहे हैं वो हमारे व्यापार के लिए, हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, और जो एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस या लॉसेस होते हैं वो डेबिट किए जाते हैं, और जितनी भी इनकम होती है या प्रॉफिट होते हैं वो हमेशा क्रेडिट होते हैं। तो यहाँ सैलरी एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस जो है वो डेबिट होगा। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश जा रहा है क्या हमारे व्यापार से, नहीं, हमने चेक से भुगतान किया है, तो टू बैंक अकाउंट। इट मीन्स हमारे अकाउंट से जो है अमाउंट कट जाएगा और बैंक इसमें गिवर है, देने वाला व्यक्ति कौन है, बैंक है, और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट किया जाता है टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट सपोज कोई संपत्ति खरीदी है व्यापार में और उसका पेमेंट भी चेक से किया। मान लीजिए मशीन खरीदी, मशीन खरीदी, भुगतान चेक से किया, तो देखिए इसकी एंट्री होगी मशीन खरीदी, तो हमारे पास क्या आ रही है, हमारे व्यापार में क्या आ रही है, मशीन आ रही है, जो वस्तु व्यापार में आती है डेबिट। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीन खरीदी, तो ऑब्वियसली हमें अमाउंट चुकाना होगा,
और वो पैसा हम कैश में नहीं चुका रहे हैं, वो हम चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए टू बैंक अकाउंट। तो अंडरस्टूड है, जब भी हम कोई भी पेमेंट चेक से करते हैं तो इसका मतलब होता है कि बैंक अकाउंट में जो हमारा अमाउंट रखा है उसमें से वो पैसा कट हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर जो है पेमेंट करने वाला जो गिवर है वो बैंक होता है, इसलिए बैंक अकाउंट को हमेशा क्रेडिट किया जाता है। ये एंट्रीज तो थी कि हम पेमेंट चेक के थ्रू करते हैं, लेकिन क्या होता है हम खुद भी तो चेक के थ्रू पेमेंट जो है रिसीव करते हैं। ये एंट्रीज तो थी जब हम पेमेंट चेक के थ्रू करते हैं, लेकिन जब हम चेक रिसीव करते हैं तो कौन क्या एंट्रीज होती है वो देखते हैं हम। मान लीजिए हमें किसी से पेमेंट रिसीव करना है, हमने कस्टमर को जो है माल बेचा, अब हमें उससे जो पैसा रिसीव करना है, लेकिन जो हमारा कस्टमर है वो हमें कैश में पेमेंट नहीं करके हमें चेक देता है। हमें हमारे किसी कस्टमर से चेक रिसीव हुआ, प्राप्त हुआ, लेकिन क्या होता है कि मान लीजिए हमने उस चेक को, जिस दिन हमें वो चेक रिसीव हुआ है उसी दिन बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं हम, तो हमें चेक प्राप्त हुआ और उसी दिन बैंक में जमा कराया। इसका मतलब है कि चेक तो हमारे पास रहा ही नहीं, चेक हमारे पास आया और आते ही हमने तुरंत उसे उसी दिन बैंक में डिपॉजिट करा दिया। तो यहाँ देखिए जब ट्रांजैक्शन इस तरीके की आएंगी आपके एग्ज़ाम में तो उसमें डेट का भी आपको ध्यान रखना होगा। डेट दी हुई होगी, मान लीजिए 1 जनवरी को चेक आपको रिसीव हुआ है और 1 जनवरी को ही आपने बैंक में उसे डिपॉजिट करा दिया, तो उसकी एंट्री हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसी दिन बैंक में जो है चेक आ रहा है, यानी कि हमारे बैंक अकाउंट में पैसा ऐड हो जाएगा, तो बैंक इसमें रिसीवर होगा। तो जो भी पेज व्यक्ति है हम इसे लिख देते हैं पर्सनल अकाउंट। यहाँ उस व्यक्ति का नाम आएगा जिससे हमें चेक प्राप्त हुआ है, जो भी गिवर है। क्यों? क्योंकि देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट किया जाता है, तो जिस भी व्यक्ति ने हमें चेक दिया है, जो भी देने वाला व्यक्ति है, गिवर है, उस व्यक्ति का नाम यहाँ आएगा। वो कोई कंपनी भी हो सकती है या कोई व्यक्ति हो सकता है, उस व्यक्ति का नाम हम यहाँ लिखेंगे। और बैंक में जो है हमने चेक उसी दिन डिपॉजिट कराया है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि यहाँ पर रिसीवर बैंक है, हमारे अकाउंट में वो पैसा ऐड हो जाएगा। ठीक है, एक कंडीशन तो ये है कि जब हमें चेक प्राप्त हुआ हमने उसी डेट को, उसी दिन उस चेक को बैंक में डिपॉजिट कराया, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट, उस व्यक्ति का नाम यहाँ आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए हमने चेक तो प्राप्त कर लिया, रिसीव कर लिया चेक को, लेकिन हम उसे उसी दिन बैंक में डिपॉजिट ना कराएं, तो एंट्री क्या होगी वो हम देख लेते हैं। देखिए चेक प्राप्त हुआ, इसकी डेट मैं लिख देती हूँ यहाँ 1 जनवरी। मान लीजिए 1 जनवरी को हमें चेक रिसीव हुआ है राम से, लेकिन हमने इस चेक को 1 जनवरी को ही बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया, बल्कि हम 2 दिन बाद या 3 दिन बाद या जब कभी या अगले नेक्स्ट डे को ही हम उसे डिपॉजिट कराते हैं। तो जब भी वो चेक प्राप्त होगा तो उसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू राम। राम गिवर है, राम से हमें चेक प्राप्त हुआ है, इसलिए जो देने वाला व्यक्ति क्रेडिट होता है, इसलिए राम का अकाउंट क्रेडिट होगा। और चेक प्राप्त हुआ, अगर हम इस चेक को
उसी दिन यानी कि 1 जनवरी को ही बैंक में डिपॉजिट कराते हैं, तो यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट होता, क्योंकि बैंक में जो बैंक है वो रिसीवर होता, लेकिन यहाँ भी बैंक रिसीवर नहीं है, यहाँ हम खुद रिसीवर हैं, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट होगा। देखिए चेक की एंट्री कभी नहीं की जाती, चेक अकाउंट नहीं लिखा जाता है, इसलिए कैश अकाउंट यहाँ यूज़ करेंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। अब देखिए 1 जनवरी को हमें चेक रिसीव हुआ, ठीक है, वो चेक अभी हमारे पास है। अब हम क्या करते हैं, 3 जनवरी को हम उस चेक को बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं। 3 जनवरी को चेक बैंक में जमा कराया, वो हमने 2 दिन बाद बैंक में डिपॉजिट करा रहे हैं, तो उसकी एंट्री होगी। यहाँ देखिए रिसीवर कौन है, हम बैंक में चेक डिपॉजिट करवा रहे हैं, यानी बैंक में जो हमारा अकाउंट है उसमें पैसा आ जाएगा और बैंक इसमें रिसीव कर रहा है पैसा, और जिस व्यक्ति से यानी राम से हमें चेक मिला है ना, उसके अकाउंट से तो पैसा कट हो जाएगा और वो पैसा व्यापारी के बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट, यानी हमारा जो है बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, हमारे हाथ से क्या जा रहा है, चेक जा रहा है, लेकिन चेक की एंट्री नहीं करेंगे हम, चेक की जगह हम एंट्री करेंगे टू कैश अकाउंट। हमारे पास से हम जो चेक था वो हमने डिपॉजिट करा दिया, हमारे पास से कैश गया। फिर से देख लीजिए एक बार, चेक हमें रिसीव हुआ है 1 जनवरी को, इसका मतलब है कि वो चेक जो है हमने 1 जनवरी को ही बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया है, तो उसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, क्योंकि राम से हमें चेक मिला है, राम इसमें गिवर है, और जो गिवर होता है, जो देने वाला व्यक्ति होता है, उसे तो क्रेडिट किया जाता है, इसलिए टू राम अकाउंट, और कैश अकाउंट यानी चेक हमारे पास आ रहा है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट। और उस चेक को 2 दिन बाद हम बैंक में डिपॉजिट करा रहे हैं, तो बैंक जो है रिसीवर है, पाने वाला है, पाने वाले व्यक्ति को डेबिट किया जाता है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चेक हमारे पास से जा रहा है बैंक के पास, तो टू कैश अकाउंट एंट्री हो जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, ये एंट्री बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाली है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ समझ में नहीं आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगी कि हाँ आपको जो भी समझ में नहीं आता है। वैसे आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कभी कभी क्या होता है, जो हमारे अकाउंट में अमाउंट होता है उस पर बैंक हमें इंटरेस्ट भी देता है, तो वो इंटरेस्ट हमें बैंक कैश में तो देता नहीं है कि आपका इंटरेस्ट आ गया है हमारे पास से ले जाइए, या वो बैंक खुद हमें देने आएगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। वो इंटरेस्ट क्या होता है, हमारा जो बैंक अकाउंट होता है उसमें ऐड हो जाता है, तो उसकी एंट्री देखते हैं। बैंक द्वारा ब्याज दिया गया, या बैंक ने हमारे अकाउंट में बैंक जो भी है ब्याज इंटरेस्ट वो ऐड किया है, तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू। देखिए ब्याज जो है वो हमें मिल रहा है, तो ये हमारे लिए इनकम है, और जो इनकम होती है वो क्रेडिट होती है, इसलिए टू इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। और बैंक अकाउंट को डेबिट इसलिए किया है क्योंकि बैंक जो है हमारे हाथ में हमें इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, वो हमारे अकाउंट में ऐड हो जाएगा, और हाँ बैंक में जो हमारा अकाउंट है उसमें पैसा बढ़ रहा है, ऐड हो रहा है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट होगा। इसी तरीके से मान लीजिए कभी कुछ शुल्क होते हैं जो बैंक के द्वारा हमसे लिए जाते हैं, वो बैंक अपने आप ऑटोमेटिकली उसे हमारे जो अकाउंट में कैश होता है अमाउंट उसमें से लेस कर लेता है, और हमें नोटिफिकेशन दे देता है कि ठीक है आपके अमाउंट इतना लेस किया गया है।
तो उसकी एंट्री होगी, उसे हम कह सकते हैं बैंक संग्रहण शुल्क यानी कि कलेक्शन चार्ज। बैंक द्वारा संग्रहण शुल्क लेने पर। ये संग्रहण शुल्क क्या होता है? संग्रहण शुल्क का मतलब होता है, मान लीजिए हमें जो है किसी व्यक्ति से कोई अमाउंट लेना है, तो वो अमाउंट अगर हम ना लेकर के बैंक के ज़रिए हम लें, यानी बैंक उस व्यक्ति के अकाउंट में से पैसा कट करके हमारे अकाउंट में ऐड कर देगा, तो इस काम के बदले में बैंक कुछ चार्जेस लेता है, वो चार्जेस कहलाता है संग्रहण शुल्क यानी कलेक्शन चार्जेस। तो इसकी एंट्री होगी बैंक चार्जेस क्या है, हमारे लिए एक्सपेंसेस है या नहीं है, क्योंकि हमारा पैसा कम हो जाएगा, बैंक चार्जेस लगेगा तो ये हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, और जो एक्सपेंसेस होता है वो डेबिट होता है, इसलिए बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखिए बैंक चार्जेस एक्सपेंसेस है, डेबिट हुआ है, टू बैंक अकाउंट इसलिए किया है, हमारे जो बैंक में अकाउंट है उसमें से बैंक चार्जेस के इक्वल का अमाउंट लेस हो जाएगा, और बैंक से पैसा हमारे अकाउंट में से जा रहा है, इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। तो आई होप आपको मेरी वीडियो जो आज की एंट्रीज है बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आएगी, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।